बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि लिफ्ट के ऊपर बंदा हवा में है, वो नीचे गिर रहा है और बस उसकी इंस्टेंट ऑन द स्पॉट डेथ हो रही है क्योंकि केरल को लिफ्ट चलाना नहीं आता। पेड जॉब सिक्योरिटी एकदम मस्त है। सैटरडेज को 56 एंड संडेज को 62 के आसपास पे रेट है। हेलो गाइस, दिस इज मी नूर क्रोवर। आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल, जहां मैं महीने मस्या में कोई एक व्लॉग डालती हूँ। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आई विल ट्राई टू बी कंटिन्यूअस फ्रॉम नाउ। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्टिफिकेट 3 इन इंडिविजुअल सपोर्ट एज केयर एंड डिसेबिलिटी क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। सर्टिफिकेट 3 इन इंडिविजुअल सपोर्ट अगर हम एज केयर एंड डिसेबिलिटी में करते हैं तब इसके अंदर हमें सिखाया जाता है कि हम एक रेजिडेंशियल केयर के अंदर जाके लोगों का, बूढ़े लोगों का ध्यान कैसे रखेंगे, उनको नहलाना, खिलाना, पिलाना, उनकी हेल्प करना, ज़िंदगी के कामों में एडीएस एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो वो अपने घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते, उन सारी चीज़ों में उनकी हेल्प करना। डिपेंड करता है कि किसको कितनी हेल्प चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल ही बेड पे ही होते हैं कि वो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकते, तो उनकी हमें टोटली हेल्प करनी होती है। इसके अंदर भी आगे पार्ट्स होते हैं। जो मैंने अभी बताया वो तो रेजिडेंशियल केयर का था कि हम नर्सिंग होम में जाके ध्यान रखते हैं, और डिसेबिलिटी के अंदर हम उनके घर में ही जाके उनका ध्यान रखते हैं। कुछ लोगों को एज केयर में आना पसंद नहीं है, उन्हें अपनी घर की ज़िंदगी पसंद है। तो अगर हमारे पास गाड़ी है तो डिसेबिलिटी में जॉब मिलना बहुत आसान है। तो ड्यूरेशन 3 महीनों की होती है, जिसमें से हर कॉलेज का अपना अपना हिसाब होता है। मैंने किया था होप ट्रेनिंग कॉलेज से, 2000 फीस थी, जिसके अंदर मुझे एज केयर एंड डिसेबिलिटी दोनों का बता दिया गया था। बहुत सारे कॉलेजेस सस्ते में भी ऑफर करते हैं, बट डिपेंड करता है, वो सारे डिसेबिलिटी ऑफर नहीं करते। मुझे ये कॉलेज अच्छा लगा, मैंने यहाँ से कर लिया। यहाँ पे क्या सीन था, मेरे वाले टाइम पे 2 महीने की क्लासेस थी, उसके अंदर से हफ्ते में 2 दिन लगती थी ऑफलाइन 7-7 घंटे की, जहाँ पे वो पूरा एक्सप्लेन करते थे कि हमें बूढ़े लोगों को लिफ्टर एक मशीन के थ्रू कैसे उठाना है। वो लिफ्टर यूज़ करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ही नहीं आता तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि लिफ्टर के ऊपर बंदा हवा में है, वो नीचे गिर रहा है और बस उसकी इंस्टेंट ऑन द स्पॉट डेथ हो रही है क्योंकि केरल को लिफ्टर चलाना नहीं आता। मैनिकन्स के ऊपर, पुतलों के ऊपर उनको वॉश देना, शावर देना, पैड्स की नॉलेज की कौन सा पैड कैसे यूज़ करना है, वो सारा कुछ ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बताया जाता है। होप के अंदर ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं जहाँ पे हमें और ज़्यादा नॉलेज दी जाती है कि हम फ्लोर पे जाने से पहले हमें पता हो कि अच्छा ये रेजिडेंट बहुत जिद करते हैं, भाई इसको हमें मनाना कैसे आना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है वैसे, बट स्टिल पहले से ही हमें प्रिपेयर कर देते हैं। मेरी टाइम पे मेरी 3 हफ्तों की प्लेसमेंट लगी थी, बहुत अच्छी जगह पे प्लेसमेंट थी, बट अभी वहाँ पे होप वाले 4 हफ्ते की प्लेसमेंट्स देते हैं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है अगर हम एक ही साइट पे ज़्यादा काम करते हैं। इससे साइट को पता लग जाता है दैट वी आर अ गुड केयर वर्कर, हम आगे जाके अच्छा काम करेंगे। तो देसी पोटेंशियल इनर्स, उनको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, इसको रख लेते हैं। बाकी कॉलेजेस का अलग सीन है, कुछ के अंदर सारी क्लासेस ही ऑनलाइन होती हैं, बस 2-3 ऑफलाइन क्लासेस होती हैं जो प्लेसमेंट से बिल्कुल पहले होती हैं। मैनुअल हैंडलिंग की क्लासेस, फर्स्ट एड की क्लासेस, सीपीआर की क्लास, वो सब कुछ। लेकिन प्लेसमेंट्स हर जगह होगी, जिसके कोई पैसे नहीं होते हैं। हमें एक नर्सिंग होम या डिसेबिलिटी हमारी प्रेफरेंस और कोर्स के अकॉर्डिंग उनमें से एक जगह भेज देते हैं, जहाँ पे जो नॉर्मल वहाँ का स्टाफ होता है, केयरर्स होते हैं, उनको हम पहले कुछ दिन ऑब्जर्व करते हैं। मैं कहने वाली थी एब्जॉर्ब करते हैं, पता नहीं क्या एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ दिन हम उनको ऑब्जर्व करते हैं और साथ ही साथ वो हमें सिखाते भी रहते हैं कि काम ऐसे करना है। आपने देख लिया अपने पुतलों पे करके, अभी ऑन द फ्लोर ये सीन है, और फ्लोर पे रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। प्लेसमेंट्स के टाइम पे हमें पता लगता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों का एक फिक्स टाइम होता है, लेकिन ऑन द स्पॉट कुछ भी आ जाता है कि अच्छा ये बंदा बेड से नीचे गिर गया, तो सारा कुछ छोड़ के हमें वो बंदे का ध्यान रखना पड़ता है।
तो टाइम मैनेजमेंट तब भाड़ में चली जाती है। सो बहुत सिचुएशन बेस्ड काम होता है केयरिंग का। तो प्लेसमेंट्स पे हमें बिना पैसों के काम करना पड़ेगा, जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जहाँ प्लेसमेंट लगती है, अगर हम वहाँ पे अच्छा काम करते हैं तब उधर जॉब मिल जाती है। द बेस्ट थिंग टू गेट अ जॉब वेयर यू डिड योर प्लेसमेंट्स, क्योंकि आपको उस फैसिलिटी के बारे में सब कुछ पता होता है। डिसेबिलिटी में जाओगे, गाड़ी होनी चाहिए भाई, क्योंकि अगर वो बंदे को शॉपिंग करने जाना है, जो बंदा अपने घर पे है उसे शॉपिंग करने जाना है, तो वो आप पे रिलाई करेगा, आप पे डिपेंडेंट होएगा कि आप उसको लेके जाओगे। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप कैसे लेके जाओगे? तो गाड़ी ज़रूरी है। फ़ायदे नुकसान ये है कि भाई पे रेट, जॉब सिक्योरिटी एकदम मस्त है। जब मेरी जून में प्लेसमेंट हुई ना, मेरे को बस मेरे कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे और भगवान की दया सब कुछ लगा के मेरे को इंस्टेंटली जॉब मिल गई थी। एंड मेरी पहली सैलरी आई, मैं इतनी खुश। उस दिन मैंने बहुत अच्छे से मतलब खर्चा किया, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा किया, बट आई वॉज हैप्पी टू सी द सैलरी। मैंने अपने लिए सामान खरीदा। पे रेट का ये सीन है कि उस टाइम जुलाई के अंदर अलग था, अभी बढ़ गया है उस टाइम और अब का। लेट्स, मैं आपको आइडिया देती हूँ। मैं कैजुअल थी, वीकडेज पे अभी मुझे 40 मिलता है मॉर्निंग्स में, आफ्टरनून्स के अंदर 44 या 45 के आसपास है। नाइट में करती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हेल्थ ख़राब होती है और मुझे मेरी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ इज़ वेल्थ, आज का ज्ञान। तो नाइट का भी रेट ज़्यादा फ़र्क नहीं होता आफ्टरनून से। अगर आफ्टरनून में आपको 43 45 कुछ मिल रहा है, तो नाइट में $1-2 ज़्यादा मिल जाते हैं, 46 47। किसी ने लाइट बंद कर दी यार, कोई बात नहीं। सैटरडेज को 56 एंड संडेज को 62 के आसपास पे रेट है। $1-2 ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी यू आर इन, बट हाँ, ये तो गारंटी शुदा ही है कि सैटरडे का आपको 55 से कम तो मिलेगा ही नहीं, 54 से कम मान लो, और संडेज का 60 प्लस ही होता है, 60 से कम कोई नहीं देता। तो इतने अच्छे पे रेट से मैं बहुत खुश थी। और परमानेंट, अभी मैं हेल्पिंग हैंड के अंदर परमानेंट जॉब कर रही हूँ, पार्ट टाइम, एक जगह कैजुअल एक जगह परमानेंट। परमानेंट का पीरियड भी सही होता है। वीकडेज पे मॉर्निंग्स का 32, आफ्टरनून का 35। इतना अच्छा पे रेट तो कोई क्यों ही जॉब छोड़ेगा, बट फिजिकली डिमांडिंग काम है। फ़ायदा तो यही है कि जॉब सिक्योरिटी बहुत है, एक बार आप केयरिंग की जॉब ले लेते हो, डिमांड ही बहुत है, लोग छुट्टियां बहुत कर लेते हैं, अपने घर वापस इंडिया चले जाते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया जाऊंगी तो मेरी शिफ्ट कवर करने के लिए कोई बंदा चाहिए ही चाहिए। एज केयर अफोर्ड नहीं कर सकता कम बंदों के साथ काम करना। पर्सनल एडवाइस, हमेशा अपने पास 2 जॉब रखो। मेरे पास एक टाइम पे एक KFC की जॉब थी और एक एज केयर की जॉब थी। उसके बाद मैंने एजेंसी से भी काम शुरू किया, बहुत कम काम किया एजेंसी से, शिफ्टें ही नहीं आती थी। एजेंसी की शिफ्टें बहुत जल्दी पिक हो जाती हैं। बाद में मैंने एक और एज केयर ज्वाइन कर लिया, तो एक टाइम पे 2 एज केयर थे ना, तो मेरे घंटे सही। सॉरी, am I disturbing you over there? Well, could you hear me over there? No? Nothing. Okay, sorry. Nothing. फिजिकली डिमांडिंग जॉब है, आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। शुरू में मेरी बॉडी में दर्द रहता था, मेरे शोल्डर्स पेन करते थे, बड़े ही करते थे भाई, मैं तंग हो जाती थी। और बैक, मतलब शुरू में भाई बिल्कुल थकी हारी घर आती थी, चाहे 4 घंटे का ही काम हो। बट अभी आदत हो गई है तो इट्स गुड। लेकिन शरीर का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम ऐसे अच्छे से मैनुअल हैंडलिंग करें। कुछ भी भारी चीज़ उठानी है तो ढंग से उठाएं, ऐसे नहीं कि बस झुक के बिल्कुल बेंड करके अपनी कमर तोड़ के उठाना। नेवर। ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प इन एज केयर। कुछ भारी है, सामने वाले की हेल्प लोगी, भाई कम हेल्प मी टू पिक दिस अप। खुद ही ज़्यादा सुपर हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में दिक्कत आएगी। सी, सर्टिफिकेट करने के कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, बट जॉब के अंदर कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा कि हम
किसी की टॉयलेटिंग में हेल्प कर रहे हैं, उनका पैड चेंज कर रहे हैं, उनको उनकी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं। फिर डायमेंशिया वाले जो रेजिडेंट्स होते हैं वो तो कभी कभी बहुत डेंजरस होते हैं। अभी कल ही मैं एक नाखून अपनी खा के आई हूँ। मेरा किसी ने हाथ जोर से दबा दिया था और मेरा उसका नाखून मेरे लग गया। तो उस चीज़ का थोड़ा सा डर रहता है कि रेजिडेंट्स जिनको डायमेंशिया होता है वो आपको हर्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग इतने सालों से इस इंडस्ट्री में है तो हिसाब आ जाता है कि कौन बंदा कैसा है, किसके साथ कैसे डील करना है। तो इतना बड़ा इशू नहीं होएगा, टाइम के साथ आदत हो जाएगी। शुरू में आपको दिक्कत लगेगी, शुरू में आपको लगेगा कि हाँ ये सामने वाला मेरे साथ ऐसे कैसे कर गया, इसलिए मेरे को ये क्यों बोल दिया, ये रेजिडेंट तो मेरे को मारता है, ये करता है, वो करता है। शुरू में लगेगा कि मैं क्यों इसकी सहन करूं, फिर बाद में लगेगा ये तो काम है। आ- आपको हैंडल करनी आ जाएगी सिचुएशन। स्टाफ की दिक्कत आ सकती है शुरू के अंदर, क्या पता आपको स्टाफ इतना हेल्पफुल ना मिले। जब आप काम सीख रहे हो आप गलतियां करोगे, और कभी कभी स्टाफ आपके साथ रूड होएगा, आपको बुरा लगेगा, सोचोगे भी क्या काम है यार, जाना ही नहीं है, एक तो इतना काम करो ऊपर से इनकी गालियां भी सुनो, लगता है। बट देन अगेन गिव योर सेल्फ सम टाइम। टाइम के साथ आपको सब पता लग जाएगा भी कैसे क्या चलता है, कौन सा रेजिडेंट कैसा है और कौन सा स्टाफ कैसा है। बट ज़्यादातर लोग हेल्पफुल होते हैं। मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले हैं इस इंडस्ट्री में, लिंक्स बड़े अच्छे बन जाते हैं, फ्यूचर के अंदर भी हेल्प होती है। क्योंकि मैं नर्सिंग कर रही हूँ, मेरे लिए तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है कि मेरे को ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। भी नर्सिस भी क्या क्या करती है केयरिंग के जॉब में, क्या क्या उनको ध्यान रखना होता है। बहुत डायनामिक वर्क इन्वायरमेंट रहता है। यहाँ पे भी आपके पास चॉइस होती है कि आपको सर्टिफिकेट 3 करना है या सर्टिफिकेट 4 करना है। आई प्रेफर कि आप सर्टिफिकेट 3 करो शुरू में। सर्टिफिकेट 4 इज मोर अबाउट मैनेजमेंट, कि आपको ज़्यादा सीनियर रोल पे जाना है। ठीक है, आप केयर वर्क करो, इससे भी ज़्यादा सीनियर रोल कि आप एक टीम को लीड कर सको केयर वर्किंग के अंदर, आप बाकियों को गाइड कर सको भी ये चीज़ ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है। सर्टिफिकेट 4 थोड़ा महंगा होता है बट ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अभी जाके कोई ऑफिसर नहीं बनना है, उसके लिए आपके पास पहले थोड़ा बहुत सर्टिफिकेट 3 की नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा पता लगता है। पे रेट का फ़र्क क्या पता आता हो, बट स्टार्ट आप ज़्यादातर सर्टिफिकेट 3 में केयरिंग की जॉब से ही करोगे। 4 लेके मैनेजमेंट के अंदर जाना, ऑफिसर लाइन में जाना इतना आसान भी नहीं होएगा। और फ़ायदा तो चलो बात की बात है, कितना को होता होगा पे रेट का फ़र्क। एंड डिप्लोमा भी होता है इसके अंदर, बट देन अगेन वी डू नॉट नीड दैट एज ऑफ नाउ, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो। रिगार्डिंग फीस निकल जाएगी, इससे आराम से निकलेगी भाई, बड़ी आराम से निकलेगी, मेरी भी निकल गई। फर्स्ट सेमेस्टर की भी मैंने थोड़ी सी, नहीं सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट की तो इंडिया से ही आती है सारी, हम इंडिया से भर के आते हैं। सेकंड में मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी और इस सेमेस्टर की फीस मेरी सारी निकल गई, इसी जॉब से निकली है। क्योंकि काम बहुत है और छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों में कोई लिमिट नहीं होती काम की, कितना मर्जी काम करो, डबल करो, जो भी करना है करो। 2 फैसिलिटीज हो तो सुबह एक जगह कर लिया, शाम को एक जगह कर लिया। इस कोर्स में पीआर है या नहीं, एग्जैक्टली नो। हर स्टेट की अपनी अलग लिस्ट होती है पीआर की, लेकिन कोई भी स्टेट हो जनरली केयर वर्किंग की जॉब में पीआर नहीं मिलती है, अनलेस एंड अनटिल ये एक स्पेशल लिस्ट में इसका नाम आया हो कि हाँ भाई हमारे पास तो केरर का बहुत अकाल आया हुआ है, हमें तो केयरर्स चाहिए, तो जाके हमें हमारी फैसिलिटी स्पॉन्सर कर दें कि ये बंदा बहुत अच्छा केयर वर्कर है, हमें इसको रखना है। अभी तो खैर कुकरी और ईएन को भी, लाइक कुक्स एंड ईएन, इन दोनों को भी पीआर लिस्ट से हटा दिया। केयरिंग तो बहुत दूर की बात है। तो पीआर के लिए आपको कुछ और ढूंढना पड़ेगा। अभी सर्टिफिकेट 3 करना कैसे है, चलो आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, आपको सर्टिफिकेट 3 चाहिए। आप अगर आपका कोर्स फेब में या मार्च में स्टार्ट हो रहा है तो आप उससे पहले भी पढ़ाई कर सकते हो, शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हो जिनकी सीओई नहीं लगती। सर्टिफिकेट 3 की सीओई नहीं लगती तो आप ये कोर्स कर सकते हो। आप क्या करो, यहाँ आओ, ऑनलाइन सर्च करो कॉलेजेस
दैट प्रोवाइड सर्टिफिकेट 3 इन एज्ड केयर। वो आपकी मर्जी है कि आपको एज केयर में जाना है या डिसेबिलिटी में जाना है, या फिर दोनों का ही चाहिए। दोनों का ले लो, फ़ायदेमंद रहता है कि कल को आपको केयरिंग की जॉब भी ना मिले, डिसेबिलिटी में तो जा सकते हो ना। तो यहाँ आके सर्च करो, बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे, होप ट्रेनिंग कॉलेज एंड ऑल दैट। मैं होप का नाम मैं प्रमोट नहीं करना चाह रही, बट मैंने वहाँ से किया था कोर्स, आई लाइक दैट प्लेस, वहाँ का स्टाफ अच्छा है। तो कॉलेजेस का सर्च करके आप कंपेयर करो कि आपको कौन सी जगह पे जाना है, कहाँ की आपको फ़ीस कम लग रही है, उनकी ड्यूरेशन वगैरह क्या है। जॉब लगने के बाद आपकी पहली एक आधी क्या पता ओरिएंटेशन हो ना हो, लेकिन 2 को बड्डी शिफ्ट होती हैं जिसमें आपको केयरर्स के साथ एज अ बड्डी जोड़ देते हैं कि केयरर अपनी शिफ्ट कर रहे हैं और हम उनके साथ जाके देख रहे हैं कि क्या रूटीन होता है। एक मॉर्निंग बड्डी शिफ्ट और एक आफ्टरनून बड्डी शिफ्ट, जहाँ पे हम पूरा दिन उनके साथ रहते हैं, मतलब 8-8 घंटे की शिफ्ट के दौरान, और हमें पता लगता है कि ये शिफ्ट में ये काम इस टाइम पे होता है। रूटीन यही होता है कि सुबह 7 बजे जिनको उठना होता है उनको उठा के उनको नहला देंगे, फ्रेश होना हो तो उनको टॉयलेटिंग असिस्टेंस दे देंगे, एंड 8 बजे ब्रेकफास्ट होता है, 8 से 9 तक उनका ब्रेकफास्ट चलता है। फिर 9 से 10 तक जो रेजिडेंट्स बच जाते हैं या जिनको आफ्टर ब्रेकफास्ट नहाना होता है हम उनकी हेल्प कर देते हैं। 10 बजे उनको चाय, पानी, माइलो, कॉफ़ी ऐसा कुछ पीने के लिए देते हैं। 12 बजे उनका लंच होता है, 2 बजे उनको फिर से हम कुछ खाना पानी पूछ लेते हैं, कुछ स्नैक्स देते हैं बीच बीच में, और 5 बजे डिनर, 7 बजे फिर से उनको कुछ खाने के लिए देते हैं कि आपको भूख लगी होगी आप कुछ खा लो। तो हाँ, खाना पानी बहुत होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत होती है। एज केयर के अंदर आपको शिफ्टें लंबी भी मिल सकती हैं कि 7 से 3 तक शिफ्ट ही है आपकी, 8 घंटे की मेन शिफ्ट, और रात को 3 से, आफ्टरनून में 3 से 11, रात को 11 से 7। या फिर आपको फ्लोट शिफ्ट मिल सकती है। फ्लोट मतलब शॉर्ट शिफ्ट होती हैं कि 7 से 12, 7 से 1, 3:30 से 8:30। रात को फ्लोट नहीं होते, दिन में होते हैं, आफ्टरनून में भी होते हैं, और मिनिमम 4 घंटे की शिफ्ट तो होती ही है। यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स, सर्टिफिकेट 3 के दौरान हर कॉलेज की अपनी या तो खुद की यूनिफॉर्म होएगी, नहीं तो वो बोलेंगे कि आप एक वाइट पोलो टी शर्ट ले लो, ब्लैक पैंट्स के साथ डाल लेना, एंड शूज़ आपके नॉन स्लिपरी होने चाहिए जो पानी भी एब्जॉर्ब ना करे, वाटर रेजिस्टेंट, लाइक दीज वंस, इनसे से पानी नहीं जाता। बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि जब दूसरों को शावर देते हैं तब फ्लोर पे पानी हो जाता है, देयर आर मैनी चांसेस कि वो पानी शूज़ के अंदर जाएगा अगर हमारे शूज़ का स्टफ़ अलग होएगा, लेकिन इस स्टफ़ के अंदर पानी नहीं जाता, तो मैं बहुत बेफिक्री से शावर देती हूँ। कपड़े फिर भी मैं गिले नहीं करती अपने। गुड। इंडिया से आ रहे हो ना, ये ब्लैक पोलो टी शर्ट, वाइट पोलो टी शर्ट एंड ब्लैक नॉन स्लिपरी शूज़ एंड ब्लैक पैंट, नेवी पैंट ज़रूर लेके आना, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ यहाँ के लिए ज़रूरी होता है। जहाँ पे अगर आपके पास एज केयर के अंदर यूनिफॉर्म अभी तक आपको नहीं मिली है वहाँ से, तो आप ब्लैक पैंट विथ ब्लैक पोलो टी शर्ट डाल के जा सकते हो, समथिंग फॉर्मल। तो सर्टिफिकेट 3 के बारे में अगर आपको और कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मेरे पास इतना टाइम तो होता है कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि मैंने अब तक 1 साल के अंदर कौन कौन सी जॉब की हैं, कितना पे रेट रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरे एक पूरे साल का। कीप ऑन वेटिंग।